हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहने वाली है उत्तराखंड प्रवक्ता के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस की। तो दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ये हमारी क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास है, जिसके अंतर्गत से आपको एग्ज़ाम में एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्लास ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है दोस्तों? ऑप्शन है, भारत में सभी धर्म के लोग हैं, या सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, या भारत में सभी धर्म के पूजा स्थल हैं, या भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। तो किस आधार पर धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है, भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, समान नागरिक संहिता की कामना कौन करता है? तो समान नागरिक संहिता की कामना करता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, निरंकुश राज्य, अराजकतावादी राज्य। तो दोस्तों, धर्म सापेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य या निरंकुश या अराजकतावादी राज्य। तो दोस्तों, समान नागरिक संहिता की कामना जो करता है वह है दोस्तों आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो जो राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा दोस्तों, वो समान नागरिक संहिता की कामना करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो ये जो शब्द थे दोस्तों, ये कहा था मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था दोस्तों कि धर्म लोगों के लिए एक अफीम की तरह होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो भारत के संविधान के अंतर्गत दोस्तों एक शब्द जोड़ा गया था, जिसका नाम था पंथ निरपेक्ष। तो ये किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य धर्म सापेक्ष है? तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन धर्म सापेक्ष राज्य कौन सा है ये पूछा गया है। ऑप्शन है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब या तुर्की। तो कौन सा राज्य धर्म सापेक्ष राज्य है दोस्तों? वह है सऊदी अरब। ये जो है धर्म सापेक्ष राज्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षवाद का किससे तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता? तो धर्मनिरपेक्षवाद का जो तालमेल है वो किससे स्थापित नहीं किया जा सकता? विज्ञानवाद, प्रगतिवाद, मानववाद या कठोर परंपरावाद। तो दोस्तों, जो धर्मनिरपेक्षवाद का है उसका तालमेल जो स्थापित नहीं किया जा सकता, वो नहीं किया जा सकता है दोस्तों कठोर परंपरावाद के साथ। तो कठोर परंपरावाद के सापेक्ष के साथ दोस्तों धर्मनिरपेक्षवाद का संपर्क तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षतावाद का बहुत बड़ा शत्रु है। तो धर्मनिरपेक्षतावाद का जो सबसे बड़ा शत्रु है दोस्तों वह है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता दोस्तों धर्मनिरपेक्षवाद का बहुत बड़े शत्रु के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो इनमें से धर्मनिरपेक्ष राज्य पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन है नेपाल, अमेरिका, भारत या पाकिस्तान। तो कौन सा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें से जो है पाकिस्तान दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है? तो किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है नास्तिक नास्तिक राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, विकासशील राज्य या लुटेरों का राज्य। तो किस राज्य का कोई धर्म नहीं होता है? तो वह है दोस्तों आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई फिक्स एक धर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्धरण, मैं अपने धर्म की कसम खाता हूँ, मैं इसके लिए मर जाऊँगा, लेकिन यह मेरा निजी मामला है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों ये जो कहा गया था दोस्तों, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों कि उद्धरण, मैं अपने धर्म की कसम खाता हूँ, मैं इसके लिए मर जाऊँगा, लेकिन यह मेरी निजी मामला है। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बहुसंख्यक धर्म हैं, तो भारत में कौन सा धर्म जो है बहुसंख्यक है दोस्तों? ईसाई, हिंदू, इस्लाम या बौद्ध। तो दोस्तों भारत के अंतर्गत हिंदू धर्म दोस्तों बहुसंख्यक धर्म के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, छुआछूत की प्रथा का सबसे भद्दा रूप है। तो छुआछूत की प्रथा जो है ये किसका सबसे भद्दा रूप है दोस्तों? ये है असमानता का। किसका? असमानता का सबसे भद्दा रूप है दोस्तों छुआछूत की प्रथा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारत को एक किस के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है? तो समानता का जो अधिकार है दोस्तों भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रलय यूरोपीय यहूदियों का संहार था। तो ये दोस्तों प्रलय जो है ये यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार था। ये किसने कहा था? अमेरिकियों ने, इजराइल, नाजी जर्मनी या अरब। तो दोस्तों ये था नाजी जर्मनी के अंतर्गत। जो प्रलय था वो यूरोपीय यहूदियों के नरसंहार का समय था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) का संबंध निम्न में से किस विषय से है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 का 4 है दोस्तों, आर्टिकल 16 का 4 है, उसका टॉपिक क्या है दोस्तों? तो इसका जो टॉपिक है दोस्तों वह है आरक्षण। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत दोस्तों आरक्षण का जो है विषय रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, श्रमिक संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों? तो श्रमिक संगठन अगर बनाया जाता है दोस्तों यह है जीवन का अधिकार के तौर पे इसको देखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि जो श्रमिकों का संगठन बनता है उसको जो है जीवन के अधिकार के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, मैं यहूदी बहुसंख्यक हैं, ठीक है दोस्तों, तो कहाँ जो है किस देश में सबसे ज़्यादा यहूदी बहुसंख्यक हैं दोस्तों? ये हैं दोस्तों इज़राइल में। इज़राइल में दोस्तों यहूदी बहुसंख्यक हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, यदि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति व सुरक्षा के लिए खतरा हो तो सरकार को क्या कार्रवाई इस पर करेगी? तो यदि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था व शांति सुरक्षा में हेल्प
नहीं कर रहा हो और उसके लिए खतरा साबित हो रहा हो तो उसको सरकार क्या कार्रवाई करेगी, उसको बंदी बना देगी दोस्तों। क्या करेगी? बंदी बनाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को कितने समय तक जेल रखा जाता है? तो दोस्तों जो निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत जो दोषी व्यक्ति होता है उसे कितने समय तक के लिए जेल में रखा जाता है? तो उसको रखा जाता है दोस्तों 3 महीने तक। 3 महीने तक कम से कम उसको जेल में रखा जाता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था दोस्तों? ये होता 1991 में। 1991 में दोस्तों सोवियत संघ का विघटन हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये जो हमारी क्लास है ये एनसीईआरटी क्लास 11-12 से संबंधित है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के जो सिविक्स से संबंधित जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो ये जो हमने टॉपिक लिया है दोस्तों ये राष्ट्रवाद से संबंधित लिया है, और इससे पहले जो 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं वो हैं धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थे। और अभी जो 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों ये राष्ट्रवाद से संबंधित होंगे और बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए एग्जाम्स के लिए। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी के सामने क्वेश्चन लिए हैं, तो बिना स्किप किए पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था दोस्तों वो 1991 में हुआ था। ठीक है, 1991 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है? तो राष्ट्रवाद को बड़ा खतरा किसने बताया था दोस्तों? ये बताया गया था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों राष्ट्रवाद को एक बड़ा खतरा बताया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, साम्राज्य के पतन में कौन मुख्य जिम्मेदार है? तो किसी साम्राज्य के पतन में कौन मुख्य जिम्मेदार होता है दोस्तों? ऑप्शन है राजनेता, किसान, राष्ट्रवाद या सैनिक। तो अगर हम बात करें किसी भी साम्राज्य के पतन की, तो किसी भी साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण राष्ट्रवाद होता है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ है? तो भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ दोस्तों वो हुआ था 19वीं सदी में। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था दोस्तों? 19वीं सदी के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी में एशिया व अफ्रीका को साम्राज्यवाद का पतन हुआ था? तो किस शताब्दी में एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 20वीं सदी में। 20वीं सदी में दोस्तों एशिया के अंतर्गत अब एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है, राज्य के कितने प्रमुख तत्व हैं? तो किसी राज्य के कितने प्रमुख तत्व होते हैं दोस्तों? तो राज्य के प्रमुख तत्व 4, 6, 3 या 10। तो राज्य के जो प्रमुख तत्व हैं दोस्तों वो हैं टोटल 4। कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन कौन करता है? तो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है दोस्तों अहिंसा के द्वारा। उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन जो होता है दोस्तों वो अहिंसा के द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। किस राष्ट्रवाद ने यह आग्रह किया कि जाति यानी कि राष्ट्र राज्य से ऊपर है? तो दोस्तों किस राष्ट्रवाद ने आग्रह किया था कि जाति जो है इसको जाति जो है राज्य से ऊपर माना गया है? तो ये किस राष्ट्रवाद के आग्रह किया था दोस्तों?
तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों है जर्मन राष्ट्रवाद। जर्मन राष्ट्रवाद ने यह आग्रह किया था तो कि जाति जो है राष्ट्र से यानी कि राज्य से राज्य के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है दोस्तों। तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद कौन सा है दोस्तों, वह है आपका उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद दोस्तों ये सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद के अंतर्गत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सन 1871 में किन राज्यों का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ है। तो 1871 में जिन राज्यों का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ दोस्तों, वह हैं दोस्तों आपके इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी दोस्तों 1871 में इन राज्यों का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, राष्ट्र को कल्पित समुदाय किसने कहा है। तो किसी राष्ट्र को जो है कल्पित समुदाय की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन है कार्ल डायस, वेनेडिक्ट एंडरसन, चार्ल्स हेज या हंस कोहन के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वह है वेनेडिक्ट एंडरसन के द्वारा राष्ट्र को कल्पित समुदाय कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1990 में, 1990 में दोस्तों जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, टैगोर व गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद किसका शत्रु है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के अनुसार जो राष्ट्रवाद किसका शत्रु है दोस्तों, ये है दोस्तों समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्ववाद। ये तीनों के तीनों नहीं है दोस्तों। तो इनके अनुसार जो है इनमें से कोई नहीं जिनका जो है राष्ट्रवाद जिसका शत्रु हो, क्योंकि यहाँ पर टैगोर और गांधी जी के अनुसार जो राष्ट्रवाद जिसका शत्रु है, तो इसके अनुसार दोस्तों जो टैगोर और गांधी जी ने माना था वो राष्ट्रवाद को मानते थे मानवता के लिए शत्रु। किसके लिए, मानवता के लिए वो शत्रु मानते थे राष्ट्रवाद को। तो यहाँ पर समानता दिया है, ये भी नहीं, स्वतंत्रता नहीं है, विश्व बंधुत्ववाद नहीं है। तो ये जो है राष्ट्रवाद जो है मानवता का शत्रु माना था इन्होंने। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेलनर ने किस वर्ष राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा। तो गेलनर ने जो वर्ष जो है किस वर्ष राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा था। तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 1983 में। ठीक है, तो 1983 ईस्वी में दोस्तों ये गेलनर ने जो है राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता सामूहिक भावना का एक रूप है जो विशिष्ट गहनता, समीपता, महत्ता से एक निश्चित देश से संबंधित होती है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीयता है वो सामूहिक भावना का एक रूप है और विशिष्ट गहनता, समीपता और महत्ता के एक निश्चित देश से संबंधित होती है। ये जो कथन कहा गया था, ये कहा गया था दोस्तों जीमर्न के द्वारा। किसके द्वारा, जिमर्न के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्व कौन सा नहीं है। तो राष्ट्रीयता के विकास में जो बाधक तत्व नहीं है दोस्तों कौन सा है, वो है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता दोस्तों ये राष्ट्रीय विकास में से बाधक तत्व नहीं है। इसके अलावा अशिक्षा भी राष्ट्रीय विकास में बाधक है, जातिवाद भी बाधक है और सांप्रदायिकतावाद भी देश के लिए कहीं ना कहीं विकास में बाधक साबित होते हैं। लेकिन अगर कोई देश धर्मनिरपेक्ष है तो वो जो है वहाँ पर विकास जो है विकास में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीयता का के मार्ग का बाधक तत्व क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग का जो बाधक तत्व है दोस्तों वह है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद दोस्तों ये हमेशा
अंतर्राष्ट्रीयता के मार्ग पर बाधक तत्व के रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर विश्व बंधुत्वता की भावना है तो कहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्ग का बाधक नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय कानून ये भी बाधक नहीं होते। वैज्ञानिक प्रगति हो रही है तो ये भी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मार्ग में हेल्पफुल होता है, लेकिन जो बाधक है वह है उग्र राष्ट्रवाद। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शताब्दी में एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन हुआ था? तो एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में दोस्तों एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, राज्य के कितने प्रमुख तत्व हैं? तो राज्य के प्रमुख तत्व कितने हैं दोस्तों? तो किसी भी राज्य के जो प्रमुख तत्व हैं दोस्तों वह हैं 4। कितने हैं? 4 प्रमुख तत्व होते हैं राज्य के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। तो आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? तो इनमें से कौन सा राष्ट्रवाद सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है दोस्तों? ये है आपका उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, राष्ट्र की व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों, इसलिए उदारवादी राष्ट्रवाद जो है ये सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके वीडियो को लाइक करने से ही पता चलेगा कि आप हमारे क्लास को कितना पसंद कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे हम लगातार इसी प्रकार की क्लास के लिए मोटिवेटेड रहें। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता देते हैं ये जो हमारी क्लास थी आज की, ये एनसीईआरटी क्लास 11th से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो जो बहुत हेल्प करेंगे आपको प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा के लिए। तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस पेपर से देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।